हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डी कोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ, बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला है एक भी क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऑप्शन ए है अजीत डोवाल, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजीव कुमार जो है ये निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये दो जब कट गए तो बचा क्या, ऑप्शन ए एंड डी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि जो अजीत डोभाल हैं इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें जो है तीसरी बार जो है इनको मौका दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करने के लिए। ये बहुत ही मतलब होनहार अधिकारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 1 वर्ष तक आईबी के रूप में भी काम किया और 6 वर्ष तक भारतीय उच्चायुक्त अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। तो इस तरीके से, और जो 2015 में ऑपरेशन बनाम नागालैंड उग्रवाद था उसमें भी इन्होंने कार्य किया था। और 1988 में सफल ऑपरेशन 1 चलाया गया था, उसमें भी काम किया था। और जो एयर स्ट्राइक हुई थी इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था। उरी एक द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई थी, उसमें आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा, दिखाया गया था कि अजीत डोभाल का किस तरीके से उसमें बहुत बड़ा योगदान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कविनाडु कानमोई में कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है। रिसेंटली आर्टिफिशियल आइसलैंड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कविनाडु कानमोई, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये तमिलनाडु में ये कविनाडु कानमोई जो कृत्रिम द्वीप बन रहा है ये तमिलनाडु राज्य में बन रहा है। और ये तमिलनाडु के जो है पुदु पुदुकोट्टई जिले में बन रहा है। पुदुकोट्टई पुदुकोट्टई जिले में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी सिंचाई टैंकों में से एक है जिस पर जो बहुत बड़ी परियोजना है जिस पर कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि मतलब जो गाद वगैरह जम गई है उस गाद की सफाई की जाएगी और गाद का इस्तेमाल जो है, जो गाद निकाली जाएगी उसका इस्तेमाल द्वीप बनाने में किया जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना शुरू की है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मोइना मंत्री नियोजित मोइना स्कीम इज प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि असम सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या, ये राज्य की लगभग 10 लाख छात्राओं को इसमें जो है लाभ मिलेगा, यानी ये जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना, और बाल विवाह को क्या करना, समाप्त करना, बाल विवाह को समाप्त करना। तो इसके मेन उद्देश्य हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को समाप्त करना, इस योजना का उद्देश्य है। इसमें क्या किया जाएगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्राओं को सरकार की ओर से क्या मिलेगा, 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा,
1000 रुपए जो है सरकार प्रतिमाह छात्राओं को देगी। जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं उसमें छात्राओं को मिलेगा। लड़कियों के लिए 3 साल या 4 साल की डिग्री स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को 1200 रुपए प्रति माह मिलेगा। यानी कि जो 3 साल या 4 साल का डिग्री लेने वाला कोर्स करते हैं तो उनको 1200 मिलेगा, उनको 1200 मिलेगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, पीजी करेंगे, पीजी करने वाले छात्राओं को, एक डिग्री में नामांकित छात्राओं को 2500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, 2500 प्रतिमाह मिलेंगे। यानी कि अगर कोई उच्चतर शिक्षा यानी 12th तक करता है तो छात्रा को 1000 प्रतिमाह मिलेगा। और 3 या 4 साल का कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स लेता है तो इसमें 1200 रुपए मिलेगा। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करता है तो उसको 2500 रुपए प्रति माह सरकार की तरफ से मिलेगा। एक बहुत बड़ी योजना है जो छात्राओं को काफी मतलब जो है प्रोत्साहित करेगी शिक्षा के लिए। और इस तरीके से जो है जो बाल विवाह की समस्या राज्य में है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से असम सरकार का जो है ये बहुत बड़ा योगदान है कि असम सरकार जो है इस तरीके का काम कर रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ असम की कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल जो राजधानी है वो है दिसपुर, दिसपुर है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई महान व्यक्ति का निधन हो जाता है तो अगर वो बहुत उसने फेमस है और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे? रिसेंटली फेमस सरोद प्लेयर पंडित राजीव तारानाथ पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच घराना? ऑप्शन ए है बनारस घराना, ऑप्शन बी है लखनऊ घराना, ऑप्शन सी है सेनिया मैहर घराना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो है ये किस घराने से संबंधित है? ये सेनिया मैहर घराने से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो है ये महान सरोद वादक थे पंडित राजीव तारानाथ। इनका 91 साल में जो है इनका निधन हुआ है, ये 91 साल के थे। अब बात कर लेते हैं इनकी उपलब्धि के बारे में। तो इनको जो है 2019 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला। और 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया। और कर्नाटक में उन्हें 1996 में राज्योत्सव पुरस्कार और 1998 में चौदिया मेमोरियल पुरस्कार और 2018 में संगीत विद्वान पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस घराने से हैं और भारत सरकार द्वारा इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो मेन जो पुरस्कार है इनको जो है 2019 में भारतीय सरकार द्वारा इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेमा खांडू ने तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली पेमा खांडू हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द थर्ड टाइम? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी कि इन्होंने अपना एक 10 साल का सक्सेसफुल जो है कार्यकाल बिताया। अब इनको दोबारा से तीसरी बार फिर से इनको मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ईटानगर, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं असम की। तो असम के जो सीएम है इनका नाम है, अब जैसा मैंने अभी पहले बताया है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा इनका नाम है, बिश्व शर्मा। अरुणाचल प्रदेश की आंध्र प्रदेश की बात करें तो जैसे कि आप सबको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाई था, यहाँ के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हो गए। अब सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, कौन बनाए गए? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ये भी अभी जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो इस तरीके से जो नए अभी बने हैं मुख्यमंत्री हाल ही में, तो उनको आप लोग याद रखना, जैसे सिक्किम का याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का याद रखना और आंध्र प्रदेश का याद रखना। असम का तो कोई याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और अरुणाचल प्रदेश के कौन बने हैं? पेमा खांडू। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से बंद पड़े मंदिर के चारों कपाटों को खोलने का आदेश दिया? और इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑर्डर टू ओपन ऑल द 4 डोर्स ऑफ द टेम्पल विच वर क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा जो है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जो है मंदिर के सारे कपाट खोलने का जो है निर्णय लिया है, आदेश दिया है। अब बात करते हैं वहां के सीएम के बारे में। तो वहां के जो सीएम है ओडिशा के कौन है? वो है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। मैंने अभी पढ़ाया था कल या परसों की क्लास में, इनके बारे में बताया था कि ये किस तरीके से जो है सरपंच बनते हैं। सरपंच बनने के बाद जो है 2000 के आसपास ये सरपंच होते हैं, और इसके बाद किस तरीके से ये विधानसभा चुनाव जीतते जीतते किस तरीके से जो है अब ये मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात थी। इस तरीके से इन्होंने जो वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम जो है जो वहां का मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उसके सभी कपाट खोल देंगे। क्योंकि देखा गया था कि जगन्नाथ मंदिर के जो कपाट थे उसमें सिर्फ एक खुला था और 3 जो है वो कोरोना टाइम में क्लोज कर दिए गए थे। ये कोरोना से हो गया 4 साल लगभग, वो जो है तब से क्लोज ही है। तो इसको इन्होंने बोला था कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको हम जो है तत्काल खोलने का आदेश दे देंगे, जो कि ये मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद ही तुरंत जो है इन्होंने मंदिर को खोलने का जो है आदेश दे दिया। और ये भी कहा कि मंदिर के संवर्धन के लिए ये 500 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएंगे। ठीक है, 500 का जो है ये क्या करेंगे, एक कोष भी बनाएंगे। तो इस तरीके से बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि कौन सा मंदिर है जहां पर जो है ये अभी ये मंदिर जो है ये 12वीं सदी का मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, और बहुत फेमस मंदिर है जहां पर जो है भक्तों की काफी भीड़ होती है। तो जब सारे कपाट खुल जाएंगे तो लोगों को भी बहुत ज्यादा आसानी होगी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 10th जून, ऑप्शन बी है 5th जून, ऑप्शन सी है 14th जून, ऑप्शन डी है 15th जून। तो इसका जो राइट आंसर है, हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई डे जो है एग्जाम में हमें देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट है।
तो इस तरीके से जो है हम कोशिश करेंगे कि महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे एक साथ करवा दें, लेकिन बीच में जब कोई डे आता है तो उसको कवर करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जब रिवीजन हो जाए, जब हम एक साथ लिस्ट लाएं तो आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो जो डोनर डे मनाया गया है ये मनाया गया 14 जून को, यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब ये मनाया क्यों जाता, हमने हमेशा बोला है कि जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका कोई पर्पज या उद्देश्य जरूर होता है, यानी कि वो किस लिए मनाया गया, इसका उद्देश्य जो है कि किस तरीके से लोगों को ये जागरूक किया जाए कि सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों को जो है किस तरीके से सुरक्षित करें, किस तरीके से जो है एक अगर व्यक्ति कोई ब्लड डोनेट करता है तो उस ब्लड को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। और लोगों को ये भी अवेयर करना है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो ब्लड डोनेट करता है तो उसकी बॉडी में ऐसा कुछ कमी नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग डरते रहते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, हमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतना जो है बॉडी में ब्लड होता है कि वो अपनी बॉडी को ब्लड कवर कर सकता है अच्छे से। तो आपको, क्योंकि आपके एक ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है, किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो भी स्वस्थ व्यक्ति है और कोई दिक्कत नहीं है तो वो ब्लड डोनेट करे। तो इस तरीके से जो है ये 20वीं वर्षगांठ थी और इसका जो थीम था वो था रक्तदाताओं को धन्यवाद, 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना और रक्तदाताओं को धन्यवाद। इसका जो स्लोगन था 20 साल तक 20 साल पूरे होने 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, का जश्न मनाना, जश्न मनाना और रक्तदाताओं को रक्तदाताओं को रक्तदाताओं को रक्तदाताओं को धन्यवाद, ये स्लोगन था। अगर मान लो कि ये पूछे कि जो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया इसका स्लोगन क्या है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना और रक्तदाताओं को धन्यवाद। तो इस तरीके से जो है आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज थी, जो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपको हम बिल्कुल भी जो है होपलेस नहीं होने देंगे, आपके लिए लाएंगे रोज कुछ ना कुछ नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को पसंद आए आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। इस तरीके से जो है मिलते हैं न्यू सेशन न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।